आइए आज हम लोग इक्विलिब्रियम में उत्प्रेरक का प्रभाव स्टडी करेंगे। इफेक्ट ऑफ ए कैटालिस्ट, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उस पर कैटालिस्ट का क्या प्रभाव है। तो देखिए, कह रहा है को उत्प्रेरक क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध करवाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर के बेसिक चीज हमको ये समझ में आई कि जो उत्प्रेरक है यानी कैटालिस्ट है, ये रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। और बढ़ाता कैसे है? एक नया मार्ग उपलब्ध करा देता है कम ऊर्जा वाला। तो जाहिर सी बात है कि कम ऊर्जा वाला जब नया मार्ग मिलेगा तो रिएक्शन कम ऊर्जा की ओर ज़्यादा आसानी से बढ़ती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की कम ज़रूरत है। हम भी शॉर्टकट ढूंढते हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं जहां आसानी रहती है। तो उसी प्रकार से ये नियम रिएक्शन पर भी लागू होता है। कह रहा है यह एक ही संक्रमण अवस्था में गुजरने वाली अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है। ध्यान दीजिए कि चूंकि जो कैटालिस्ट है यानी उत्प्रेरक है, यह रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। तो इस रिएक्शन के वेग में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का वेग बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब दोनों रिएक्शन का रेट एक ही अनुपात में बढ़ेगा तो जो साम्य अवस्था है वो हमारी परिवर्तित नहीं होती है। साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। तो उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है। संक्रियण ऊर्जा का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी एक्टिवेट वाली एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि उत्प्रेरक का काम क्या है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो अब जो अभिक्रिया है वो कम ऊर्जा में होने लगेगी। जब कम ऊर्जा में एक्टिव रूप से होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि जितनी ऊर्जा थी उससे कम ऊर्जा में रिएक्शन होने लगी। तो जब कम ऊर्जा में रिएक्शन होने लगी तो ऊर्जा तो पर्याप्त मात्रा में है, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के समझ में ये बात आई कि जो हमारा उत्प्रेरक है यानी कैटालिस्ट है, वो रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, या यूं कहें कि कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध करा के रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। और रिएक्शन की रेट बढ़ने का मतलब अग्र रिएक्शन पश्च रिएक्शन यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों समान रूप से बढ़ती हैं, जिससे इक्विलिब्रियम में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया का जो रेट है वो सेम रहता है जैसा पहले था। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा नहीं। उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया मिश्रण पर साम्य अवस्था संगठन को परिवर्तित नहीं करता है। ध्यान दीजिए, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही रेट से बढ़ रही है जिस तरह पहले थी उसी रेट से, तो जाहिर सी बात है कि जो अभिक्रिया का मिश्रण है इक्विलिब्रियम पर उसके कंपोजिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह संतुलित समीकरण में या साम्य अवस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि यह संतुलित समीकरण में या साम्य अवस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो,
उसमें जो है कैटालिस्ट प्रकट नहीं होता है। देखिए लिखा हुआ है कि इट डज नॉट अपीयर्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो बैलेंस इक्वेशन हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्थिरांक हो यानी व्यंजक हो, उसमें ये प्रकट नहीं होता, क्योंकि न इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है और ना ही फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब दोनों के वेग को बराबर अनुपात में बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि NH3 के नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से निर्माण पर विचार करें, जो एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके उत्पाद के कुछ मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों से कम होती है। तो ध्यान दीजिए कि हैबर प्रोसेस से जो हम लोगों ने अमोनिया बनाई है या बनाते हैं, तो उसका फार्मूला होता है N2 + 3H2 रिवर्सिबल का साइन 2NH3। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारी इसके लिए डेल्टा H जो होता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव इसलिए क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें उत्पाद के कुछ मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों से कम होती है। तो देखिए यहाँ पर उत्पाद यानी प्रोडक्ट के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के 3 और 1 4 मोल हैं। तो यही कह रहा है कि इसमें उत्पाद के कुल मोलों की संख्या, कुछ नहीं, कुल मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों की संख्या से कम होती है। साम्य अवस्था स्थिरांक ताप क्रम को बढ़ाने से घटता है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर को घटाने पर Kc की वैल्यू बढ़ती है, यानी टेम्परेचर घटाने पर Kc बढ़ेगा और जब Kc बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। यानी अगर रिएक्शन से अभिकर्मक से उत्पाद हमें प्राप्त करना है तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। ये हमने पीछे अभी पढ़ा है। तो वही कह रहा है कि कम ताप पर अभिक्रिया वेग घटता है एवं साम्य अवस्था पर पहुंचने में अधिक समय लगता है। अब समस्या ये है कि टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड चलेगी, उत्पाद ज़्यादा बनेगा, लेकिन एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वेग कम हो जाता है। तो वेग कम होगा तो यही अमोनिया बनाने में हमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वही कह रहा है कि कम ताप पर अभिक्रिया वेग घटता है एवं साम्य अवस्था पर पहुंचने में अधिक समय लगता है, जबकि उच्च ताप पर अभिक्रिया की दर संतोषजनक होती है परंतु लब्धि कम होती है। तो अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो अमोनिया की दर तो संतोषजनक होती है लेकिन प्राप्त कम होती है, लब्धि कम होती है, यानी गेन कम होता है। तो इस बात को समझना है कि जबकि उच्च ताप पर क्रिया की दर संतोषजनक होती है, यानी रिएक्शन की रेट तो ठीक ठाक होती है, परंतु लब्धि कम होती है, यानी NH3 कम प्राप्त होती है। यानी रिएक्शन का रेट दोनों तरफ बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब बैकवर्ड दिशा में रिएक्शन का रेट ज़्यादा बढ़ता होगा, इसलिए NH3 कम प्राप्त होती है। तो देखिए, हाई टेम्परेचर गिव सेटिस्फैक्टरी रेट बट पुअर यील्ड। जो हाई टेम्परेचर है हमारा, वो दर तो उसमें सही रहती है लेकिन यील्ड पुअर होती है, यानी कम मात्रा में NH3 हमको मिलती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये समझना है कि जब रेट सही रहता है तो NH3 कम क्यों प्राप्त होती है? तो इसलिए क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
तो साम्य अवस्था स्थिरांक जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। तो Kc की वैल्यू घटेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा रहेगा फॉरवर्ड की तुलना में, इसलिए NH3 हमको कम प्राप्त होगी। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है जर्मन रसायनज्ञ फ्रीज हाबर ने दर्शाया है कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संतोषजनक दर से होती है, जबकि NH3 की साम्य अवस्था सांद्रता संतोषजनक होती है। तो अगर हम Fe कैटालिस्ट को डाल दें तो अभिक्रिया संतोषजनक दर में होती है, जबकि NH3 की साम्य अवस्था स्थिरांक भी संतोषजनक होती है। क्योंकि उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों की संख्या से कम है, अतः NH3 का उत्पादन दाब बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम लौह उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं यानी Fe कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया की दर संतोषजनक होती है, जबकि NH3 की साम्य अवस्था सांद्रता संतोषजनक होती है। यानी साम्य अवस्था पर जो कंसंट्रेशन है NH3 की वो ठीक ठाक होती है। क्योंकि उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों की संख्या से कम है, अतः NH3 का उत्पादन दाब बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि रिएक्शन पर दाब का प्रभाव क्या होता है। तो दाब के प्रभाव में पढ़ा था कि अगर हम रिएक्शन में दाब बढ़ा देते हैं, देखिए गैस की बात हो रही है, यहाँ पर गैस के मोल हैं सब। तो जब हम दाब बढ़ाएंगे तो इधर चूंकि 3 1 4 मोल है, इधर 2 मोल है, तो रिएक्शन किधर जाती है? उधर जाती है, जिससे प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। तो इधर ज़्यादा मोल है तो प्रेशर यानी दाब इधर ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन इधर को चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी NH3 ज़्यादा बनेगा। तो वही कह रहा है कि NH3 का उत्पादन दाब बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है। तो NH3 का उत्पादन अगर हमें ज़्यादा करना है तो दाब बढ़ा देगा रिएक्शन का, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। NH3 के संश्लेषण यानी सिंथेसिस हेतु ताप एवं दाब की अनुकूलन परिस्थितियाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 200 वायुमंडलीय दाब होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहे तो याद कर सकते हैं। टेम्परेचर 500 केल्विन है ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी अनुकूल टेम्परेचर, और प्रेशर 200 atm है यानी 200 वायुमंडलीय दाब। इसी प्रकार से देखिए संपर्क विधि यानी कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में क्या स्थिति होती है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम का साइन 2SO3 गैस, इसके लिए Kc की वैल्यू है 1.7 × 10⁻26 होती है Kc की वैल्यू। ये कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा हम लोग SO3 बना रहे हैं, मतलब बनाना सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे देखते हैं संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की ये रिएक्शन है हमारे पास जो लिखी गई है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमने लिख दी। इसके लिए Kc की वैल्यू है 1.7 × 10⁻26। अब देखिए साम्य अवस्था स्थिरांक के परिणाम के अनुसार अभिक्रिया को लगभग पूर्ण हो जाना चाहिए साम्य अवस्था स्थिरांक के हिसाब से, क्योंकि Kc की वैल्यू ज़्यादा होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है, Kc की वैल्यू निगेटिव में होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड चलती है, और Kc की वैल्यू Qc के बराबर होती है, रिएक्शन भागफल अभिक्रिया भागफल के बराबर होती है, तो इक्विलिब्रियम बना रहता है, ऐसा हम पढ़ें। तो 10⁻26 से हम ये पता लगा सकते हैं कि Kc की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻26 है। तो अभिक्रिया को पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए, किंतु SO2 का SO3 में
ऑक्सीकरण बहुत धीमी दर से होता है। SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन बहुत धीमी दर से होता है। अब देखिए SO2 है और SO3, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ये सब ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो SO2 से SO3 बन रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है चूंकि, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्लेटिनम अथवा डायवेडिनम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग काफी बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में क्या होता है कि प्लेटिनम या डायवेडिनम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं। डायवेडिनम पेंटाऑक्साइड को डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड को V2O5 भी बोलते हैं। तो इसकी उपस्थिति में जो अभिक्रिया का रेट है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमें आसानी से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में आसानी रहती है। तो कह रहा है नोट, यदि किसी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान काफी कम होता है तो उसमें उत्प्रेरक बहुत कम सहायता कर पाता है। तो ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है तो कैटालिस्ट भी उसमें कुछ नहीं कर पाता। इसको इसी तरह समझिए कि हम आपके लिए एक उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं हमारे संरक्षण में, तो हम आपकी सहायता कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत वीक है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो बताइए जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसको कैसे पढ़ा पाएंगे। तो अगर बहुत वीक है तो उसको नहीं पढ़ा सकते। तो इसी प्रकार से अगर साम्यावस्था स्थिरांक यानी Kc की वैल्यू काफ़ी कम होती है तो उसमें उत्प्रेरक बहुत कम सहायता कर पाता है, यानी हम उसकी बहुत कम पढ़ा करके मदद कर पाएंगे अगर बच्चा बहुत वीक है। तो इस प्रकार समझिए कि Kc की वैल्यू अगर बहुत कम है तो कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक भी उसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। तो जाहिर सी बात है कि आपकी योग्यता पे निखार हम ला सकते हैं। यदि आप योग्य ही नहीं हैं तो हम भी कुछ आपका नहीं कर सकते सिलेक्शन में। अब आगे आ जाता है विलयन में आयनिक साम्य। तो इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। तो विलयन में आयनिक साम्यावस्था यानी कुल मिलाकर के, अब यहाँ से हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। अभी तक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो उसमें यह था कि इक्विलिब्रियम फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल, लेकिन अब यहाँ पर स्पेशल आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, यानी जो रिएक्शन होगी उसमें आयन बनेंगे और उनके इक्विलिब्रियम की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साम्यावस्था साम्य की दिशा पर सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव वाले प्रसंग में आप निम्नलिखित आयनिक साम्य के संपर्क में आए हैं। तो जो हमने इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है उसमें कंसंट्रेशन के चेंज का जो इफेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग ये रिएक्शन पीछे पढ़े थे और इसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था। Fe+3 प्लस SCN -, मतलब जलीय विलयन में आयन है। इनसे इक्विलिब्रियम में FeSCN पूरे ब्रैकेट के बाहर +2 है, तो इसके संपर्क में हम आए। तो ऐसे अनेक साम्य हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इक्विलिब्रियम हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। तो आयन चूंकि यहाँ सम्मिलित है, ये देखिए रिएक्शन यहाँ लिखी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेने से ये रहता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो देखिए ऐसे अनेक साम्य हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ आयन ही है,
ऊपर अगर प्लस या माइनस लिखा हो तो इनको आयन बोलते हैं। प्लस है तो पॉजिटिव आयन, निगेटिव है तो निगेटिव आयन। यहाँ हम उन साम्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें केवल आयन है। यह सर्वविदित है कि चीनी के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि जल में साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड मिलाने पर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा लवण की सांद्रता बढ़ने के साथ विलयन की चालकता बढ़ती है। तो साल्ट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि चीनी के जलीय विलयन में करंट का फ्लो नहीं होता, जबकि अगर उसमें NaCl डाल दीजिए यानी सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए तो करंट का फ्लो होता है। तथा साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ, लवण का मतलब साल्ट जिसमें एसिड बेस दोनों के मिक्स मिलाने से जो बनता है, जैसे NaCl है तो NaOH और HCl, तो NaOH बेस है, HCl एसिड है, इनके मिलाने से बना NaCl। तो कहीं भी एसिड और बेस के मिलाने से जो बनता है उसको साल्ट बोलते हैं। तो अब कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा साल्ट का तो चालकता यानी कंडक्टिविटी यहाँ बढ़ रही है। तो इसको देखते हैं। कह रहा है माइकल फैराडे ने पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। एक वर्ग के पदार्थ जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जबकि दूसरे जो ऐसा नहीं करते हैं वैद्युत अनवघट्य कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत अपघट्य और अनवघट्य का क्या मतलब है इसको समझिए। तो देखिए, चीनी के विलयन में विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती? क्योंकि चीनी हमारा कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो टूटता नहीं है प्लस और माइनस आयन में, इसलिए उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। जबकि साल्ट NaCl होता है, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो इसमें आसानी से करंट का फ्लो होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस आधार पर फैराडे नामक साइंटिस्ट ने जो हमारे पास जलीय विलयन है उसको 2 भागों में बांटा है। एक विद्युत अपघट्य यानी जिसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, एक विद्युत अनवघट्य यानी जिसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। फैराडे ने विद्युत अपघट्यों को पुनः प्रबल एवं दुर्बल अपघट्यों में वर्गीकृत किया। फिर से हम लोग इनको क्या करेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फिर बांटेंगे। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य जल में विलय होकर लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अपघट्य आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघट्य उसको कहेंगे जो डालने पर विलयन में, जलीय विलयन में पूरी तरह से टूट जाए अगर बिजली करंट का फ्लो किया जाए, और जो आयनों में बहुत आंशिक टूटता है उसको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में मुख्य रूप से सोडियम आयन एवं क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। जैसी बात है कि NaCl को तोड़ेंगे तो हम Na प्लस और Cl माइनस पाएंगे। NaCl को अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस मिलेगा। तो वही कह रहा है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल में एसीटेट आयन एवं हाइड्रोनियम आयन होते हैं। अब देखिए, अगर एसीटेट को तोड़ेंगे तो एसीटेट होता है हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस हमको मिलेगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो वही कह रहा है कि इसका कारण यह है कि सोडियम क्लोराइड का लगभग 100% आयनन होता है, यानी पूरी तरह से जितना NaCl होता है लगभग पूरा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। जबकि एसिटिक अम्ल जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है 5% ही आयनित होता है, केवल 100 में 5%, 95% CH3COOH के रूप में ही रहता है।
तो यह ध्यान रहे कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनों तथा अनायनित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो पूरा टूटेगा नहीं, तो उसमें रिएक्टेंट भी मिलेगा, प्रोडक्ट भी मिलेगा। पूरा तो टूट के प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार का साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयन होते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। अम्ल, क्षार, लवण वैद्युत अपघट्टों के वर्ग में आते हैं। ये प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ध्यान देना है कि चूंकि एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है केवल 5% ही आयनित होता है, तो 5% आयनित होने की वजह से इसमें अभिकर्मक और उत्पाद दोनों पाए जाएंगे। तो अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में रासायनिक साम्य उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि ये आयनों और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो हमारे आयन है और रिएक्टेंट भी है उसमें अभिकर्मक, तो आयनों और अभिकर्मक के बीच में चूंकि इक्विलिब्रियम होता है इसलिए आयन होने की वजह से इसे आयनिक साम्य या आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब चूंकि अम्ल, क्षार एवं लवण जैसे वैद्युत अपघट्टों यानी इलेक्ट्रोलाइट के वर्ग में आते हैं, तो एसिड, बेस और साल्ट जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की तरह व्यवहार करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पूरा टूट जाएगा वो स्ट्रांग होगा और जो नहीं पूरा टूटेगा, बहुत कम टूटेगा, एसिटिक एसिड की तरह, उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो ये ध्यान देने की बात है। अब देखिए अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर फैराडे साइंटिस्ट जो हैं उनका इतिहास, जीवन परिचय पढ़ लें, क्योंकि बहुत महान साइंटिस्ट थे। तो देखिए लिखा है कि फैराडे का जन्म लंदन के पास एक सीमित साधन वाले परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में वह एक दयालु जिल्दसाज यानी बुक बाइंडर के यहाँ काम सीखने लगे। उसमें उन्हें इन किताबों को पढ़ने की छूट दे दी थी जिसकी जिल्द पर बांधता था। देखिए अब कितना इम्पोर्टेंट है कि बेचारे माइकल फैराडे को इतना पैसा नहीं था कि वो किताबें लेकर खरीद कर पढ़ सके, तो वो बुक बाइंडर ने इनको पढ़ने की छूट दे दी और जिन किताबों को वो बांधता था। तो भाग्यवश डेवी वो का प्रयोगशाला सहायक बन गए। तो एक डेवी नामक साइंटिस्ट थे, तो इनका भाग्य था, सौभाग्य की बात थी कि उस प्रयोगशाला में ये सहायक बना दिए गए। तथा सन 1813 से 1814 में फैराडे उनके साथ महाद्वीप की यात्रा पर चले गए। जो आइसलैंड होते हैं वहाँ पर महाद्वीप जो होते हैं, जो भी इनको अंग्रेजी में कहते हैं, वहाँ पर चले गए और यात्रा के लिए। ये देखिए ये पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जीवन परिचय जरूरी है। उस यात्रा के दौरान वे समय के कई अग्रणी वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और उनके अनुभवों में बहुत से बहुत सीखा। सन 1825 में डेवी के बाद वे रॉयल संस्थान प्रयोगशाला यानी रॉयल इंस्टीट्यूट लैबोरेटरीज के निदेशक बने तथा सन 1833 में वो रसायन शास्त्र के प्रथम फुलेरियन आचार्य यानी फर्स्ट फुलेरियन प्रोफेसर बने। फैराडे का पहला महत्वपूर्ण कार्य विश्लेषण रसायन में था, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सन 1821 के बाद उनका अधिकतर कार्य विद्युत एवं चुंबकत्व तथा अन्य वैद्युत चुंबकत्व सिद्धांतों से संबंधित थे। तो इन्होंने बाद में मैग्नेटिज्म पर काम किया। उन्हीं के विचारों के आधार पर आधुनिक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इसको इंग्लिश में भी देखते हैं। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न फील्ड थ्योरी यानी आधुनिक क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी क्योंकि मैग्नेटिज्म में इन्होंने काम किया। तो देखिए सन 1834 में उन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियमों की खोज की।
तो इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित 2 नियम खोजे, 2 लॉ। फैराडे एक बहुत ही अच्छे एवं, देखिए दोनों नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। फैराडे एक बहुत ही अच्छे एवं दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने सभी सम्मानों को लेने से इनकार कर दिया, कोई सम्मान नहीं लिया। वे सभी वैज्ञानिक विवादों से दूर रहे। वे हमेशा अकेले काम करना पसंद करते थे। उन्होंने कभी भी सहायक नहीं रखा। उन्होंने विज्ञान को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रसारित यानी डिसेमिनेटेड किया, जिसमें उनके द्वारा रॉयल संस्थान में प्रारंभ की गई प्रत्येक शुक्रवार के शाम की भाषण माला सम्मिलित, यानी प्रत्येक शुक्रवार के शाम को वहां पर लेक्चर होते थे, भाषण होते थे। मोमबत्ती के रासायनिक इतिहास विषय पर अपने क्रिसमस व्याख्यान के लिए वे प्रख्यात हैं। तो मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास उन्होंने बताया था और ये व्याख्यान दिया था उन्होंने, मतलब प्रवचन दिया था या बोले थे इस विषय पर, भाषण दिया था, जो कि बहुत विख्यात हुआ है। उन्होंने लगभग 450 वैज्ञानिक शोधपत्र प्रकाशित किए। तो 450 वैज्ञानिक शोधपत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे। तो ये फैराडे का जीवन परिचय था। अब इसके बाद आ जाता है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस एवं साल्ट। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।